गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ कल हम लोग पढ़ चुके थे अंक के बारे में, संख्या के बारे में, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या के बारे में, बड़ी संख्या के बारे में, ये सभी चीज़ें और कुछ संख्या के बारे में भी आप लोगों को आज हम लोग बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग संख्या किसे कहते हैं तो समझ गए थे। एक मिनट, चलिए देखिए होता क्या है। संख्या के पढ़ने की, संख्या का टाइप पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेंगे कि इसमें दो चीज़ आप लोगों को जानना पड़ेगा। एक होता है स्थानीय मान, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस वैल्यू, और दूसरा होता है जातीय मान, जिसको बोलते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। अब इसमें होता क्या है सुनिए। जैसे कोई भी संख्या आपको दे दिया जाए, ये संख्या दे दिया जाए और इसमें बोल दिया जाए कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान मतलब देखिए स्थानीय मान मतलब होता क्या है कि स्थानीय मान केवल आपको स्थान बता रहा है कि किस स्थान पे वो है। इकाई के स्थान पे है या दहाई के स्थान पे है या सैकड़ा के स्थान पर है, ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। तो स्थानीय मान मतलब वो एक्यूरेट जो है ना, प्रॉपर किस स्थान पर है, ये चीज़ आपको बताना है। तो 3 किस स्थान पर है, इकाई सैकड़े के स्थान पर है, 3 लिखिए। बाकी अंकों की जगह पर, जैसे सैकड़ा मतलब क्या होता है, 100 होता है, तो ये हो गया कितना आपका 300, मतलब 3 का स्थानीय मान हो गया कितना 3। इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 7 का स्थानीय मान निकालिए, तो 7 लिखिए और बाकी जितना अंक है उतना 0 बिठा दीजिए। ये हो गया आपका 7 का स्थानीय मान, ठीक है। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि जातीय मान बताइए, तो जातीय मान क्या होता है। जातीय मान मतलब फेस। अब 3 को अगर हम यहाँ भी लिख दें तो उसका जाति थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, 3 का तो 3 ही रहने वाला है। तो जातीय मान वही होता है जिस संख्या के बारे में अगर आपसे पूछे कि 3 का जातीय मान ज्ञात कीजिए, 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान हमेशा 3 ही रहता है। अब 3 को अगर हम स्थान बदल कर यहाँ कर दें तो 3 को यहाँ कर देने से 4 थोड़ा कहलाएगा, वो तो 3 ही कहलाएगा। इसलिए जातीय मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, वो फेस बताता है। फेस वैल्यू ही इसका नाम है। किसी चीज़ का फेस, चाहे उसको हम यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं भी रखें, तो उन 3 का तो 3 ही रहने वाला है। हाँ, स्थान बदलता है तो उसको हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 3 यहाँ है तो ये 300 के स्थान पर, इकाई सैकड़े का स्थान पर है 300, तो लिख दिए 300। 7 का स्थानीय मान पूछ दे तो 7 लिख दीजिए, बाकी जितने अंक है उतने 0 बिठा दीजिए, 7 का स्थानीय मान हो गया। इसमें क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अब इसमें बोल देगा कि कोई भी संख्या आपसे दे दिया जाए, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर से आपको दे दिया जाए 6, ठीक है, और 3, कुछ भी इस तरह का लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इतने बड़े संख्या आपको दे रखा है और इसमें पूछ दिया जाए कि 6 का स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान निकालिए। 6 का स्थानीय मान 6 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 बिठा देंगे, 6 0। अब यहाँ भी तो 6 है, तो इसका ये जो 6 है ये किस स्थान पर है, इसका स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 6 और बाकी 2 का है तो 2 0। अब इसमें अंतर पूछेगा तो अंतर कर देंगे, अगर योग पूछेगा तो योग निकाल के बता देंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 का अगर जातीय मान पूछे तो 6 का जातीय मान तो 6 ही होगा। जातीय मान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चाहे 6 को यहाँ रखें, कहीं भी रखें, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, वो परिवर्तन नहीं होता है। स्थानीय मान परिवर्तन होता है, स्थान उसका चेंज हो जाता है। तो स्थानीय मान इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, छोटी मोटी बात है। अब आते हैं हम लोग संख्या के प्रकार।
जो कल कुछ संख्या के बारे में बता रखे हैं, अब ये होता है संख्या के प्रकार। पहला होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इस तरह क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। उसके बाद होता है क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को भी शामिल कर दिया जाए, शून्य को देखिए, प्राकृत संख्या के समूह में अगर शून्य को शामिल कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। 2 3 4 5 और इस तरह इन्फिनेटिव तक जाएगा, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं जो संख्या शून्य से स्टार्ट हो, शुरू हो, उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या तीसरा नंबर में, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग कहते हैं इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन जानिए कि ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या शून्य और धनात्मक संख्या के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी संख्या रेखा पे अगर देखा जाए तो ये होता है संख्या रेखा। यहाँ तो शून्य होता है, इधर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। तो यहाँ ये जो है शून्य राइट हैंड साइड की ओर चले तो ये धनात्मक संख्या होता है, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर। और इधर अगर आए तो ये होता है आपका ऋणात्मक संख्या, जिसको हम लोग नेगेटिव नंबर कहेंगे। तो इस संख्या रेखा के माध्यम से हम लोग पूर्णांक संख्या को समझ सकते हैं। जैसे शून्य, इसमें ऋणात्मक संख्या, शून्य और धनात्मक संख्या तीनों शामिल होता है, इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर, ठीक है। इसमें देखिए बाएं से अगर दाएं की ओर चले तो संख्या बढ़ती है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है? संख्या बढ़ती है, ठीक है। जैसे -4 से बड़ा कौन है? तो -3 है। -3 से बड़ा कौन है? -2। -2 से बड़ा कौन है? -1। -1 से बड़ा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इस तरह का क्या होगा? संख्या बढ़ते जाएगी, ठीक है। प्राकृत संख्या। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन तो बहुत तरह से पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है? सभी प्राकृत संख्या आपसे पूछे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आपका आंसर होगा हाँ। अब कैसे होता है इसमें? तो ये बात को समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक हम लोग प्राकृत संख्या तो बोल ही सकते हैं, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे उल्टा करके पूछे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो आंसर में होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्ण संख्या में, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक भी आता है, शून्य भी आता है और धनात्मक भी आता है, सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो आंसर में नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य से तो स्टार्ट होता है, बात ठीक है, लेकिन ऋणात्मक संख्या तो है नहीं इसमें, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। फिर एक क्वेश्चन पूछे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो आंसर में नहीं। क्यों? क्योंकि इस प्राकृत संख्या में शून्य नहीं है, ऋणात्मक संख्या नहीं है, ठीक है। अब उल्टा करके पूछे कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो बोलना हाँ होता है। कैसे होता है? तो यहाँ से लेकर इधर जितनी भी संख्या है इसको हम लोग प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। सभी पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेकर इधर सभी तो हमारा पूर्ण संख्या है और ये पूर्णांक संख्या में शामिल है। जो चीज़ जिसमें शामिल होता है उसको तो बोल ही सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्या है।
तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब जो है सम संख्या, सम संख्या किसे कहेंगे? इवन नंबर, विशेष संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, या नहीं तो हम कह सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वे सभी संख्या, देखिए जिस संख्या के अंत में कोई भी संख्या हो, उसके अंत में अगर ये सभी संख्या हो तो उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6, लास्ट में 6 आ गया तो ये सम संख्या हो गया। तो इस तरह से जितने भी संख्याएं होगा वो सम संख्या। 5 नंबर में विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, यानी तो आप बोल सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 और क्या हो 9, वे सभी जो है विषम संख्या कहलाएंगे। क्लियर है? आते हैं हम लोग जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है रूढ़ संख्या, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूढ़ संख्या। इसे हम लोग प्राइम नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? क्या इसका आंसर होना चाहिए? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। ठीक है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, है ना, एक और स्वयं से विभाजित हो। तो यहाँ होता है क्या? 2, 3, 4, 5 होता है ना, 4, 5, सॉरी 4 नहीं होता है, 6 भी नहीं होता है, 2, 3, 5, 7, ठीक है, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं, 11 होता है, 13 होता है ना, 17 होता है। ये सभी जो है कौन सी संख्या है? तो अभाज्य संख्या है। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और साथ साथ में ये सम संख्या भी है। अभाज्य संख्या तो है ही, और साथ में क्या है? सम संख्या है। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि एक ऐसी अभाज्य संख्या का नाम बताएं जो सम संख्या भी हो और सबसे छोटी भी हो। तो हम लोग लिखेंगे आंसर में कितना? 2। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक भी तो होनी चाहिए, ये भी तो एक और स्वयं से ही कट रहा है। एक तो अपने आप में कटता ही है और स्वयं से भी कटता है, एक भी तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन यह अभाज्य संख्या नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसका एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको देखते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन अभाज्य संख्या का डेफिनेशन होता है कि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे, है ना, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो एक में 2 गुणनखंड है? नहीं है। एक, इसमें तो केवल एक ही गुणनखंड है। केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, ना ही इससे कम होनी चाहिए और ना ही इससे अधिक। जैसे 2 एक से भी कटता है, 2 से, 2 गुणनखंड हुआ। 3, 1 और 3 से जा रहा है, 2 गुणनखंड है। 4 लेते हैं, ये अभाज्य, देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है।
1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और अपने आप से भी कटता है। तो इसमें कितने गुणनखंड हो गया? 4 गुणनखंड, इसीलिए भी अभाज्य संख्या नहीं है। ले लेते हैं, आप ले लीजिए 5 में 1 और 5 से कटता है, ये भी अभाज्य संख्या है। ये सब क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। और ले लेते हैं जैसे 7, 1 से और 7 से ही कटता है, अभाज्य संख्या है। 8 ले लेते हैं तो 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, अपने आप से भी कटता है। तो इसमें कितने गुणनखंड हो गया? 4 गुणनखंड, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से इस डेफिनेशन के माध्यम से हम जवाब दे सकते हैं कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, इसीलिए एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं एक होता है इसके बाद में भाज्य संख्या, शायद ये लिखा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे या संयुक्त संख्या किसे कहेंगे? वैसी संख्या या जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4 है ना, 4 अभी तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड, देखिए 3 को गुणनखंड है, 4 हो गया। 5 नहीं होगा, 5 में 2 ही गुणनखंड है, 6 हो जाएगा। 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 नहीं, 12 हो जाएगा, 13 नहीं, 14 हो जाएगा। ये सभी क्या हो गया? आपका भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि सबका जो है ना 2 से अधिक गुणनखंड है। अभी तो देखिए 4 का देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। 5 में 2 गुणन, 8 का देख लीजिए 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये सभी आपका जो है भाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसका और एक नाम होता है यौगिक संख्या, ये भी याद रखिएगा। भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को क्या कहते हैं? यौगिक संख्या भी कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड नंबर। कंपाउंड नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें पूछे कि वैसी कौन सी संख्या वह सबसे छोटी भाज्य संख्या का नाम लिखें, तो लिखना क्या है? 4। ये 4 से स्टार्ट होता है, लेकिन अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। चलिए, एक होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सअभाज्य संख्या हम लोग बोलेंगे जब 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक, जब 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो, केवल 1। जब दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना हो? 1 हो, तो वह संख्या जो है सअभाज्य संख्या कहलाता है। क्लियर है? जब 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो तो उसे हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 5 ले लेते हैं, इसका महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा? 1। तो ये दोनों संख्या सअभाज्य संख्या कहलाता है। 2 और 9 ले लेते हैं, इसका महत्तम समावर्तक कितना आएगा? 1 आएगा, तो इसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। और कुछ भी ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, ये भी सअभाज्य संख्या ही कहलाएगा आपका। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका भी महत्तम समावर्तक 1 ही होता है। अब यहाँ देखिए 1, 8 का अगर करें गुणनखंड करें या फिर इसको महत्तम समावर्तक निकालिए ना, 8 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ते हैं। जैसे कितना होता है? 4 होगा, फिर 2 से करेंगे कितना? 2 होगा, ये ना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कितना? 1 × 2 × 2 × 2 है ना।
और फिर 9 को लिख सकते हैं 1 इंटू 3, तो इसमें महत्तम समवर्तक कितना हो गया, 1 हो गया। इसलिए दोनों क्या कहलाता है, सभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास जैसे ही होगा उसमें हम लोग बढ़िया से, थोड़ा उसमें समय लगेगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, ये सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन इसके पहले हम एक थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि एक्सरसाइज, इस बुक का एक्सरसाइज स्टार्ट होने के पहले आप लोग सबको इसे खरीद लेंगे, जिससे हम लोग एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है।